बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िज़िक्स का 10वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर है, जिसमें हमने ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि ये ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और इसके ज़रिए चीज़ों को समझना कदरे आसान होता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हुए उसका एक खाका आपके ज़हन में बनता चला जा रहा होता है, लेकिन जब उसी नावल को हम किसी फिल्म या ड्रामा की सूरत में देखें तो हमारे लिए उसके किरदारों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत उस वक्त के जब हम उसे पढ़ रहे थे। तो ग्राफ भी हमारे पास एक ऐसा तस्वीरी तरीक़ाकार है जिसमें हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करते हैं। उसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच देखते हुए आपको कुछ इस तरह के ग्राफ्स बने हुए दिखाई देते हैं। ये जो ग्राफ हैं उनमें अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पे यूं बॉल भी नज़र आएगा आपको ऐसे, तो वो आप देखते ही बता लेते हैं कि कहाँ पर स्कोर ज़्यादा हुआ, कहाँ पे स्कोर कम हुआ और किस ओवर में बोल्ड हुआ या कोई खिलाड़ी आउट हो गया। तो ये तरीक़ाकार ग्राफ कहलाता है। अब इस ग्राफ में कम अज़ कम दो क्वांटिटीज़ होती हैं और उन दो क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स कहते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर आप 2D के ग्राफ की बात करते हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिनमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट कहलाता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट कहलाता है। ग्राफ की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो उसमें कहा जाता है कि ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे, एक तस्वीरी तरीक़ाकार है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात को ज़ाहिर करने का अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ का। अब यहाँ पर उन क्वांटिटीज़ को मैंने जैसे पहले कहा कि वेरिएबल्स कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन भी उसने कही है कि द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड, ऐसी क्वांटिटीज़ कि जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाए, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ बना देते हैं, ड्रा कर देते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। अगर सिर्फ इन लफ्ज़ों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पर गौर किया जाए तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से मुराद, डिपेंडेंट तो जाहिर सी बात है वो होगा या वो शय होगी जो किसी पे डिपेंड कर रही हो। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपनी परवरिश के लिए, रहन सहन के लिए इस दुनिया में अपने माँ बाप पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पढ़ लिख कर किसी बेहतर मुकाम पर पहुंचकर ख़ुद से कमाने लग जाता है और अपना रहन सहन ख़ुद बना लेता है, इख्तियार कर लेता है, तो कहता है कि जी मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, कि अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अब दूसरे लोग मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब आप किसी पर डिपेंड ना करें तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह दो तरह की मिकदारें ग्राफ में इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट। अब इन मिकदारों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझने के लिए हम मिसाल यूँ ले सकते हैं, जैसे बात की जाए पेट्रोल की और ईयर्स की। मिसाल के तौर पर 2017 में पेट्रोल की कीमत जो है वो 60 रुपये लीटर थी और 2018 में पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये लीटर तक पहुंच गई। 2019 के मुकम्मल होते तक पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर तक पहुंच गई। 2020 के मुकम्मल होते तक पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 रुपये लीटर तक पहुंच गई। 2021 में वो 240 पहुंची, 2022 में वो 280 पहुंची, 2023 के एंड तक वो 300 क्रॉस कर गई। अब इसमें अगर आप देखें, जो चीज़ लगातार बढ़ रही है
वो शायद आपको पेट्रोल की कीमत नज़र आए कि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पेट्रोल की कीमत को रोका जा सकता है, ठीक है ना। अगर इंसान चाहे तो पेट्रोल की कीमत को स्टे किया जा सकता है। हो सकता है 2 साल 3 साल पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़े ही ना, 250 आप फिक्स कर दें, वो 250 ही रहे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी है, जो टाइम है, जो ईयर्स की शक्ल में, सालों की शक्ल में था, उसको कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता, स्टॉप नहीं कर सकता। इसका मतलब कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही बदलने के लिए। क्या करता है वक्त। आपको हमेशा बार बार यही कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ चलें, जो शख्स वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। इसका मतलब कि वक्त आपके साथ नहीं चलेगा, आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो वक्त एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, तो वक्त को हम, टाइम को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे। उसके साथ मैंने पेट्रोल की प्राइसेस की बात की, तो जूं जूं वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो बदल रही थी। तो इसका मतलब कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो वक्त के साथ साथ बदल रही थी। तो वक्त के साथ बदलने वाली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो डिपेंड कर रही हैं टाइम पर। तो जो प्राइसेस हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, और जो टाइम था वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह से 2 तरह की क्वांटिटीज़ जो हैं वो ग्राफ में यूज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। अब जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं, जिसे आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं, जिसे आप वाई एक्सिस भी बोलते हैं। इन चीज़ों को 8वीं में किसी हद तक आपने पढ़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की शक्ल में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलूँगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ उसने खुद से बयान कर दी, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो पहले मुझे ये वाज़े करना होगा कि इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अलग-अलग करूँगा तभी मैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखूँगा और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को वर्टिकल एक्सिस पर रखूँगा। तो जैसे ही मैं डिस्टेंस और टाइम को देखता हूँ तो मुझे ये बात वाज़े हो जाती है कि इनमें टाइम, जिसकी बात अभी हमने की कि टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कि हमारे पास, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि टाइम एक कौन सी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट। अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। हम इसको देख भी सकते हैं, वाज़े भी कर सकते हैं कि ऐसा कैसे है। देखिए, मैं अगर अपनी जगह पर खड़ा हूँ तो क्या मैं कोई फासला तय कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। लेकिन टाइम रुक गया, मेरे रुकने से टाइम नहीं रुका, बल्कि मेरे रुके रहने के बावजूद टाइम जो है वो लगातार अपनी मुसलसल स्पीड के साथ चल रहा है, जारी है। ठीक हो गया। अब मैं फासला कुछ तय करता हूँ, आगे की तरफ आऊँ या पीछे की तरफ, या दाएं तरफ चला जाऊँ या बाएं तरफ चला जाऊँ, उसके साथ साथ वक्त भी बदल रहा है। समझ आ गई? तो टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब 3 तरह के ग्राफ होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, और एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। तीसरा मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको वाज़े कर दूंगा, समझा दूंगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हरकत ही नहीं कर रहा और वक्त बदलता चला जा रहा है, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जूं जूं वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे वो जिस्म भी हरकत करता चला जा रहा है, या ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आप साइकिल पर जा रहे हो तो आप थक जाएं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, और आप में एनर्जी आ जाए, थोड़ी देर रेस्ट करके आप चले तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो उसको वेरिएबल स्पीड बोला जाएगा, जो वक्त के साथ साथ बदल रही है, एक जैसी नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ग्राफ को देखूं, आपकी बुक में ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है।
अगर आपको सवाल आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ बनाने को कहता है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि इधर 5 लगाना था, 6 लगाना था, 10 लगाना था। इस ग्राफ को आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेशक 1 2 3 4 लिख लें, इधर 1 2 3 4 लिख लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। किताब में उसने हाँ टाइम सेकंड्स में होगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैयर में होगा, मीटर में होगा। ये इनके ऐसे ही यूनिट्स हैं। ये मीटर उसका यूनिट लिखा हुआ है, इधर एस जो है वो सेकंड इसका यूनिट लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने 5 10 15 और 20 और इधर 10 20 30 इस तरह से मीटर्स में लिखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हरकत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो किसी किस्म का फासला तय नहीं कर रहा, लेकिन वक्त जो है वो बदलता चला जा रहा है। अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ग्राफ जो है इसमें ऊपर की तरफ जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ता है और इसमें दाएं तरफ को आऊं तो वक्त बढ़ता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो हरकत नहीं कर रहा, तो फिर डिस्टेंस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर मुझे ग्राफ में ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वक्त चूंकि बदलता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ग्राफ में दाएं तरफ मुझे ज़रूर आना पड़ेगा। जब भी ऐसा ग्राफ बनाना पड़े कि जिसमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एट रेस्ट है, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के साथ। इसको टाइम एक्सिस आप कहेंगे, पहले आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा, एक्स एक्सिस कहा, अब आप टाइम एक्सिस कह रहे हैं। टाइम एक्सिस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपने टाइम को लिया हुआ है, तो इसलिए मैं टाइम एक्सिस बोल रहा हूँ। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैं कह सकता हूँ, एक्स एक्सिस भी मैं कह सकता हूँ। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, आपके पास एक पैरेलल लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन होगी, और ये लाइन बता रही है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कहीं कोई शय ऊपर जा रही है और ना नीचे आ रही है। इसका मतलब कि डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम में तब्दीली आ रही है। तो टाइम में तब्दीली के लिहाज से एक सीधी लाइन टाइम की डायरेक्शन में आ जाएगी। बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, और वो स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मैं इनको कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस कर चुका हुआ हूँ, पढ़ चुके हुए हैं आप, डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। उसके बाद आगे आप देखें, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, जिसे आप यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने इस बात को अच्छी तरह से समझा था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अगर कोई जिस्म वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करता है तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बिल फर्ज मैं कहता हूँ कि एक जिस्म जो है वो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर लेता है, तो ये पॉइंट मुझे हासिल हो गया। अगले 5 मीटर में फिर अगले 10 मीटर का फासला वो तय कर लेता है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अगले 5 सेकंड में वो अगले 10 मीटर का फासला तय कर लेता है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। फिर अगले 5 सेकंड में वो अगले 10 मीटर का फासला तय कर लेता है, तो मेरे पास कहीं पर ये करके पॉइंट आ जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को, ये मुझे थोड़ा सा आगे मैंने बना दिया है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर ड्रा होगा। तमाम पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिला लूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप कहेंगे कि सर जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था तो वहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही थी, और जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वहाँ पर भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है। मैं इन लाइनों को साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन है वो वाज़ेह हो सके। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर वाले ग्राफ में और नीचे वाले ग्राफ में दोनों में स्ट्रेट लाइन हासिल हुई, मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये स्ट्रेट लाइन जो थी वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल थी, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इंक्लाइन है, वो ऐसी है जैसे दीवार के साथ आप एक सीढ़ी लगा देते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन है टाइम एक्सिस के साथ, ये बता रही है
कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता चला जा रहा है और ये यूनिफॉर्म चेंज है। यहीं पर अगर मैं वेरिएबल क्वांटिटी की बात करूं, एक वेरिएबल स्पीड की बात करूं जो कहीं पर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो आप ग्राफ में देखेंगे कि वो या कुछ इस तरह हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा या इस तरह कर जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगी। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन हासिल ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बॉडी है वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही, बल्कि वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब बाकी मैं आपको निशान लगवा देता हूँ कि इसको तैयार कितना करना है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।